अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता है। वो मेरी प्यारी सहेली थी। उसका घर हमारे घर से शाम कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरी गुफ्तार थीं। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी इनका अदब माँ समझकर करती थी, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही फौत हो चुकी थी। मैं इनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी, सभी इसे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलग कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के लोग कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते हैं। सभी इस पर रश करते। इसकी हमजोलियाँ इसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज आने की हसरत लेकर घर बैठ गई थीं, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी शामिल थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त न मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी, तभी आनन फानन रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी का कार्ड देने आई। आंटी शीरी साथ आई थीं। कहने लगीं कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली अम्मी थी। इनसे पूछा गया हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चली गई। कभी कभी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। उस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ थे, सर खुजाने की फुर्सत ना थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक़े दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। ये खूबरू नौजवान था और इसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार इसकी तरफ उठती थीं। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से इसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रह रहकर मुनीर की सूरत निगाहों में फिरती थी। इसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी एक काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊं तो सजदे शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए, अब तो नहीं भूलेंगी। बेइख्तियार इसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बेइख्तियारी ये कलामात निकल गए कि कभी नहीं। उस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी।
मुबादला लेने के देने ना पड़ जाएं। ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था कि अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खा कर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी हम घंटों फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे थर्ड ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार दूसरे गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अब्बू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई। नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह कर दूं। पीरियड बामुश्किल पढ़े। तीसरा पीरियड खाली था, इसका भी खाली होता था। लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल इसने ये किया कि बुशरा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है। वाले साहब ने रिश्ता तय कर दिया है, तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे। जैसे भी हो मैं इनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे। अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़बान दे दी है वो इनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अब्बू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती है। तुम क्या सोचती हो, इसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ। फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं करूंगी। मैंने रोते हुए इससे कहा, फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैरबाद कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर। वो कायल ना भी था तो मैंने इसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। इसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊंगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए और फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो, ना किसी की आंख खुले। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अकबी की तरफ खुलता था, इसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार के साथ लगा खड़ा था। इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली की नुक्कड़ पर पहुंचे, जहां इसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बाहिफाजत मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी।
और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे। यहाँ पुरसकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते रहे। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है। इसके पास जाता हूँ, इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रिहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराए पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं, वो हमको तलाश करेंगे। इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्किर होकर कहा, हाँ, ये ज़्यादा संगीन मसला है। मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है। यकीनन इनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। उस वक्त आंख पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। माशरती हकाइक और मुश्किलात ज़हन में ही नहीं आए थे और ये हकीकत मुंह फाड़े सामने खड़ी थी। मुनीर ने कहा कि मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ। देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा। घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, इसको ऑन किया, दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया। बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा। फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलम बंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर न लौटा। मेरा जी घबरा रहा था। बार बार घड़ी देखती थी, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया, क्योंकि मुनीर भी तो उधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पल भर को आंख ना लगी। शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बैरे ने एक बार दर बजाया, मगर मैंने खोला और ना ही जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे। खुदकश धमाके में इनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में इनको होश नहीं आ सका और वो चल बसे। और इनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप इनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि इनको मेरा मत बताइएगा, क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट में कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानी की इज्जत में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहाँ कहो मैं पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, यह मैं मुनीर साहब के वारसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे एतबार ना था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा था। तभी मैंने अपनी दानस्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बुलाकर 2000 रुपये दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह कि मैनेजर को खबर ना हो।
बैरे ने कहा कि 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जान बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानिया था, मगर मेरा इसके साथ घर से भागाना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और इसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा, वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुँचा दूँगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा, शायद वो इसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये इनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया, इसके घर में खवातीन नहीं थीं, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया, थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तगू शुनीद की, फिर बोला, बुशरा बीबी ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा कि इनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी, अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं है, हो सकता है इन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नींद जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गले लगाकर कहती थीं, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर उस जगह ले आई जिसको बाज़ार हुसन कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाज़ा हुआ तो हक्का बक्का रह गई, मुनीर के मरने का गम भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नजर आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था, काश मैं मुनीर के साथी बम धमाके में मर जाती। मैं थर थर काँप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे, मेरी आंखें हैरत से फटने लगीं कि इनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कज़न मनसब खान भी था। मनसब को देखकर मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर इसकी तरफ दौड़ी और इसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे देखकर हैरान परेशान हो गया था। तो मैंने कहा, मनसब, मैं रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ ले आए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा फिक्र ना करो। इसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और इसने बला खाने की मालका को आड़े हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। इसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ, क्योंकि अभी मैंने इसके पैसे नहीं दिए। असल मुजरिम होटल का बैरा इफ्तिखार है, इसका सामान भी इसी के पास है, वही इसे फरोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालदा का भांजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, इसलिए बात नहीं निकलनी चाहिए, वरना ख़ानदान की बदनामी होगी। गलती से इन बदमाशों के हाथ चढ़ गई। शुक्र है हम यहाँ पर वक्त आ गए। बहरहाल मैं सुबह ही इसको घर ले जाऊँगा। तुम इफ्तिखार से इसका बैग बरामद कराओ, जिसमें इसका शनाख्ती कार्ड, जेवर और नकद रकम है। वो रात मैंने मनसब के साथ गुजारी। अगरचा मेरा दिल मुनीर के लिए दुख से भरा हुआ था, मगर मैंने मनसब पर यह जाहिर ना होने दिया कि मुझको मुनीर का दुख है और मैं इसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने इसको मोहलत ना दी। अल्लाह ताला ने इसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था।
मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला न था, इसलिए मुझे इस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था, मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मैं ज़ारो की तार हुई तो वो शर्मिंदा हुआ और इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी। मगर अब क्या फ़ायदा था? लूट लेने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है इसको माफ़ कर दीजिएगा और शुक्र कीजिए कि इसकी इज्जत इस बाज़ार में नीलाम होने से बच गई। उस रोज़ अगर मैं अपने उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ ना जाता तो न जाने इस पर क्या क़यामत गुजर जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया। और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत इसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर अम्मी अब्बू खामोश हो गए। अगरचा मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी न करते थे, मगर मार पीट से काम नहीं लिया कि इसमें इनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अब्बू को यकीन दिलाया था कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब कोई इसे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक आखिरी आस थी। एक रोज़ इसका फ़ोन न आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया तो अगले दिन इसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया। तुमको पता है जिस रात मैं तुमसे बात नहीं करता वो शब काली रात बनकर गुजरने का नाम नहीं लेती और तुम के बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने। छुप ना जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि इसकी मंगनी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझसे शादी करने के लिए इसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी, जो मेरी अम्मी को किसी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी अम्मी के सामने हम बात ना करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती थीं। ताहम फ़ोन पर इसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था। फिर इसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि तुम फ़रा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। फ़रा इसके चाचा की बेटी थी और इनका घर करीबी था। मजबूरन मैंने अम्मी से कहा कि फ़रा बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊँ? वो बोली, हरगिज़ नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फ़रा के यहाँ जाने का? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की। अम्मी, जाने दो, भैया छोड़ आएगा। हरगिज़ नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं। लोग पहले ही क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में फ़रा के घर से इसका छोटा भाई आ गया कि फ़रा बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब अम्मी का दिल पसीजा, बोली, तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। उसी दम वो फ़रा के घर चली गई। इनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल इसने फ़रा के भाई को भेजा था। अम्मी घर पर ना थी, अब हम बात कर सकते थे। तब इसने कहा कि बुशरा, तुम माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू नहीं बनाएंगी। वो ज़िद की पक्की हैं। ये नामुमकिन है। तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है। तुम जानते हो, इनको राज़ी कर सकते हो तो कोशिश करके देखो। मैं इनके सामने ज़बान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रही हो? मनसब, एक बार पहले भी मैं इस राह से गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश तो करो, इसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्जी क्या है? ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो तब शायद ही मुमकिन हो जाए।
मनसब ने घर जाकर अपनी वालदा से बात की। इसकी माँ ने मेरी माँ से कहा। अम्मी ने उस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था। अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तुम मर क्यों ना गई बेहया, पहले एक के साथ भागी अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा। तुमने डोरे डाले भी तो किस पर। मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है। बगैरत, तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगी। अम्मी इनकी बातें मत सुने, इनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी इनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हों। इसने तुमसे शादी कर भी दी तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनसब का फ़ोन था। इसने कहा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं मानने वाले। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूँगा, और तुम अपनी अस्मत का गुहर मेरे हवाले कर चुकी हो, तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूँ, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से, हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे उकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आ रही थीं। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। इसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं। आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और आहनत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, अगरचा ज़मीर मलामत करता रहा। सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ क्या ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रुकी मैंने इधर उधर देखा, मनसब मुझे कहीं दिखाई ना दिया। 2 घंटे मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी इसकी रात तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे, मेरे करीब आ गए और आंख मारकर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई तो वो कह के लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए भाग कर आई है, ऐसा ही लगता है। दूसरे ने कहा तू चलेगी हमारे साथ, इनके कह के मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। ज़माने की तो आदत है धोखा देने की, फिर भी दिल यही कहता था नहीं वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मनसब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी, ख़ास तौर पर अपने वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ़ कर दिया था, हालांकि इनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि अकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। मनसब था मगर साथ अब्बू भी थे। अब्बू को देखकर जान निकल गई। अब अब्बू और मनसब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह इनके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए, मुझे वहाँ छोड़कर अब्बू और मनसब चले गए निकाह का इंतज़ाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था। अब्बू ने खुद मेरा निकाह मनसब से कराया और मुझे इसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। उन्होंने घर जाकर अम्मी को कुछ ना बताया कि क्या हुआ है। जानते थे कि अम्मी न सिर्फ हंगामा बर्पा कर देंगी बल्कि अब्बू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी। मैंने इनकी भाभी की होने वाले सरताज को अपने सर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद एक रोज़ दरवाज़ा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धक्का दिया, मैं गिरते गिरते बची। मनसब ने संभाल लिया। भाई चिल्ला रहा था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा।
मनसब ने इसको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रुका। तब मनसब ने मेरे भाई को बता दिया कि इसका और मेरा बंधन आपके वालिद साहब की रजामंदी से हुआ है, और तस्वीर इसको दिखा दी जिसने मेरा और मनसब का निकाह हो रहा था, और अब्बू भी इस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। मनसब ने कहा, ये सब तुम्हारे वालिद साहब की मंसूबाबंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालदा किसी सूरत ना मानती थीं, तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद अब्बू फौत हो गए। अम्मी को असल हकीकत पता चल चुकी थी। मैं शब रोज़ इनका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद इन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है। शायद ज़िंदगी सबके लिए आसान नहीं होती।